राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, प्यारे बच्चों, आज मैं डायरिया के बारे में आपको बताऊंगी। डायरिया अक्सर हम सभी को हो ही जाता है। छोटे बच्चे खास करके बहुत ज़्यादा इससे ग्रसित होते हैं, और जब बरसात का मौसम होता है, गर्मी का मौसम होता है, तो छोटे बच्चे जो होते हैं जिनके बॉडी में इम्यूनिटी पावर कम होता है, रोग रोधक क्षमता कम होता है, उनको डायरिया हो जाता है। अगर हम डायरिया देखेंगे तो ये दो प्रकार का डायरिया है। एक होता है दैहिक, दूसरा होता है क्रियात्मक। दैहिक जिसको हम ऑर्गेनिक बोलते हैं, और क्रियात्मक जिसको हम फंक्शनल बोलते हैं। तो जो दैहिक होता है वो होता है पाचन संस्थान में विकार होने से। कोई भी हमारे जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है उनमें अगर किसी प्रकार के डिजॉर्डर्स हो जाते हैं, किसी प्रकार की तकलीफ़ हो जाती है, किसी प्रकार की परेशानी हो जाती है, तब ये रोग हो जाता है। तो पाचन संस्थान में विकार होने से ये रोग हो जाता है। दूसरा होता है फंक्शनल, क्रियात्मक। कैसे? मानसिक संवेग होने से। अचानक से आपको कुछ ऐसे खबर मिली तो डायरिया हो जाता है। कोई दुखद खबर मिल गया, ऐसे हो गया कि आप जा रहे थे कहीं और आपको जाते जाते ऐसी सूचना मिली कि आपके पिताजी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, या आपके ब्रदर का एक्सीडेंट हो गया, आपके कोई भी प्रियजन, पुत्र है, पति है, वो अस्पताल में अचानक से उनको हार्ट अटैक आ गया। तो सुनने के बाद ये क्रियात्मक टाइप का डायरिया हो जाता है। और ये डायरिया के सफ़र में ज़्यादा हूँ। जैसे ही मुझे कोई ऐसे दुखद समाचार आती है, सुनने को मिलता है, मैं तो सबसे पहले बाथरूम जाती हूँ, और पूरी बॉडी से ऐसा लगता है कि कितनी मात्रा में मल जिसका इकट्ठा हो जाता है वो सारा बाथरूम में जाकर के निकलता है। मैं खुद के लिए बता रही हूँ, मुझ में तो ये फंक्शनल डायरिया है, मैं ज़्यादा उससे प्रभावित होती हूँ। तो हमारे जैसे बहुत लोग हो गए जिनको ये मानसिक संवेग के कारण, तनाव के कारण, उद्विग्नता के कारण, या चिंता के कारण डायरिया होता है। संवेगात्मक स्थिति में क्या होता है कि नाड़ी संबंधी में विकार उत्पन्न हो जाता है और मांसपेशीय क्रियाशीलता बढ़ जाती है। मसल्स जो होता है ना, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा क्रियाशील हो जाता है, और इसके कारण ये डायरिया हो जाता है। ठीक है। और जो ऑर्गेनिक मैंने आपको बताया कि पाचन संस्थान में अगर विकार उत्पन्न हो गया, जैसे पेचिस हो गया किसी व्यक्ति को, किसी को टाइफाइड हो गया। टाइफाइड के बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया था कि अगर किसी व्यक्ति को टाइफाइड हो गया तो ये रोग हो जाता है। ये तो दो मैंने तरीके बताए। तीसरा एक और है, वो ये कि आंतों की अगर म्यूकस मेम्ब्रेन में, श्लेष्मिक झिल्ली में, आंत की जो इंटेस्टाइन की भीतर की दीवार और बाहर की दीवार म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है, अगर इसमें जीवाणु के कारण जलन उत्पन्न होता है तो इसके कारण भी डायरिया हो जाता है। और इस तरह की जो डायरिया है वो खास करके सर्दी में कम होता है, लेकिन वर्षा ऋतु और गर्मी के मौसम में इस तरह की डायरिया ज़्यादा देखने को मिलता है। अब हम ये देखते हैं कि डायरिया में की स्थिति में हमने तो देखा कि दो तरह के डायरिया हैं। कारण इसका हो सकता है दैहिक भी हो सकता है और क्रियात्मक भी हो सकता है। और तीसरा प्रकार जो मैंने आपको बताया कि म्यूकस मेम्ब्रेन में अगर बैक्टीरिया के कारण कोई जलन उत्पन्न हो रहा है, बहुत ही क्या रासायनिक किसी भी कारण इरिटेशन हो रहा है, वह चीड़ उत्पन्न हो रहा है, तो डायरिया हो जाता है। कई बार हम क्या ज़्यादा खा लेते हैं, ज़्यादा मात्रा में, है ना। तो पेट जो है, मान लो कि आपने 100 ग्राम पनीर खा लिया, 200 ग्राम पनीर खा लिया, फिर कुछ और तली भुनी चीज़ खा ली, तो हमारी बॉडी की एक टेंडेंसी हो तो उतना ही बर्दाश्त करता है, उसके बाद वो बर्दाश्त नहीं करता है, वो बाहर निकल जाता है। ठीक है। तो ये भी एक कारण होता है। अब ये फैलता कैसे, ये देखें। डायरिया कैसे फैलता है? डायरिया फैलने के कारण है दूषित जल, कॉन्टामिनेटेड वाटर, दूषित दूध, दूषित पेय पदार्थ, कोई सा भी हो, छाछ है, दूध है, या अब बरसात का मौसम है भी, तो देखो बरसात के मौसम में पानी में कंटामिनेटेड
कॉन्टेमिनेटेड पदार्थ मिल जाता है, पानी दूषित हो जाता है, पानी गंदा हो जाता है, और उस तरह के अगर हम पानी पीते हैं तो डायरिया हो जाएगा। बासी भोजन में भी कई प्रकार के सैल्मोनेला और दूसरे प्रकार के स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं, तो बासी भोजन को भी नहीं खाना चाहिए। कई बार हम लालच में आकर के कि अभी सब्जी खराब नहीं हुई है, अभी दलिया खराब नहीं हुआ, अभी खिचड़ी खराब नहीं हुआ है, हम टेस्ट करके खा लेते हैं, लेकिन उसके भीतर कई सारे बैक्टीरिया, कई प्रकार के पैथोजेंस उत्पन्न हो जाते हैं, और ऐसी चीज़ों को हम खाते हैं तो हमारी बॉडी में अगर इम्यून पावर नहीं रहता है तो फिर हमको अतिसार हो जाता है। इसी प्रकार से सड़े गले फल, जैसे सड़ा हुआ केला है, ज़्यादा पका हुआ केला है, ज़्यादा पका हुआ अंगूर है या अनार है, वैसे अगर सड़ा गला फल, कोई सा भी सड़ा गला अगर फल खाते हैं तो उसके भीतर बैक्टीरिया या दूसरे पैथोजेंस पनप जाते हैं, और उनको खाने से हमें अतिसार हो सकता है और हो जाता है। अब हम ये देखते हैं कि अतिसार को अगर हम देखेंगे तो तीव्रता के आधार पर ही 2 प्रकार का अतिसार है। पहला होता है तीव्र और दूसरा होता है दीर्घावधि। एक होता है एक्यूट, अचानक से हुआ, अब बार बार हो रहा है, लगातार हो रहा है, उसको हम कहते हैं तीव्र, अचानक, कम समय में, 24 से 48 घंटा इसका टाइम रहता है। इतना बार दस्त लगते हैं, इतना बार मल का त्याग होता है कि व्यक्ति के शरीर में शक्तिहीनता का आभास होने लगता है, उसकी बॉडी से सोडियम और पोटेशियम नामक लवण बाहर निकल जाता है। यह अचानक होता है। और दूसरा होता है दीर्घावधि, क्रोनिक, जो कई कई दिनों तक चलता है, कई कई हफ्तों तक चलता है। और जो अचानक होता है अतिसार, उसमें मल पतला होता है, पेट में बहुत दर्द होता है, ऐंठन होता है, मरोड़ होता है, और मरोड़ के साथ दस्त बाहर निकलते हैं, मल का त्याग व्यक्ति करता है। पेट में बहुत ज़्यादा ऐंठन होगी, बहुत ज़्यादा मरोड़ होगा, हाथ पैर की नसें खींचने लगती हैं। और हम सब अपनी ज़िंदगी में एक नहीं कई बार अतिसार से होकर गुजरते हैं। खास करके जब मैं बनारस जाती हूँ और उसके बाद मैं फिर और आगे की ओर बढ़ती हूँ, तब अक्सर मैं या तो गंगा का पानी मैं शायद पी लेती हूँ, धर्म के कारण या कोई भी कारण जो भी समझो, तो उसके कारण भी हो सकता है। और मैं सबसे ज़्यादा अतिसार की सफ़र रहती हूँ। मेरी बॉडी दो चीज़ों से ज़्यादा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। एक तो मुझे दस्त बहुत जल्दी लग जाते हैं, अतिसार कि कोई भी अगर मैं चिंताजनक बातें सुनती हूँ तो मुझे सबसे पहले मैं बाथरूम जाती हूँ, मल त्याग करती हूँ, तब जा कर के मेरा मन स्थिर होता है। और दूसरा, मैं मलेरिया के प्रति बहुत सेंसिटिव हूँ। कोई भी ऐसा साल नहीं हुआ होगा जिस साल मुझे मलेरिया ना हुआ हो। मलेरिया और अतिसार दोनों के प्रति हमारा बॉडी बहुत सेंसिटिव है, खास करके मेरा, मैं अपनी बात बता रही हूँ। इस स्थिति में पेट में इतना भयंकर मरोड़ और ऐंठन होता, हाथ पैर की जो पेशियाँ होती दुखने लगती हैं, दर्द करने लगता है, शक्तिहीनता का आभास होता है। ऐसे लगता है जैसे एक ही दिन में बॉडी टूट गया है, कुछ भी प्राण बचा नहीं है, हमारे शरीर के अंदर कोई शेष भाग भी नहीं बचा है, बिल्कुल शक्तिहीनता का आभास होने लगता है। और अब हम देखते हैं कि क्यों होता है। तो कारण तो आपको पता है, दूषित जल, दूषित पेय पदार्थ, चाहे आप छाछ पी लें, दही खा लें, सूप पी लें, कोई भी किसी भी चीज़ में अगर कंटामिनेटेड वाटर है, कंटामिनेटेड फूड है, कंटामिनेटेड आपका कोल्ड ड्रिंक्स है, या किसी भी प्रकार का छाछ है, सूप है, अगर वो पॉल्यूटेड है, अगर वो कंटामिनेटेड है, अगर उसमें थोड़ी सी भी ऐसी चीज़ें उसमें उत्पन्न हो गई हैं, तो उसको अवॉइड करिए, उसको आप मत खाइए, उसको आप मत पीजिए। तो एक तो होता है क्या, दूषित भोजन, दूषित जल, दूषित दूध, दूषित छाछ, दूषित खिचड़ी, किसी भी प्रकार का सड़े गले फल अगर आप खाते हैं तो डायरिया हो सकता है और हो जाता है। और दूसरा है कि अगर भोज्य पदार्थ में कोई टॉक्सिन्स गलती से मिल गया हो, आर्सेनिक, शीशा, पारा, जस्ता या कोई और, तो भी डायरिया हो जाता है। अगर भोजन में सैल्मोनेला या स्टेफाइलोकोकस इनकी उपस्थिति हो जाती है तो ये भी डायरिया उत्पन्न करते हैं। अगर भोजन में निरंतर नियासिन की कमी हो जाती है, जो विटामिन बी समूह का एक विटामिन है नियासिन, और नियासिन की कमी से होता है पेलाग्रा,
अब पेलाग्रा की स्थिति में हो जाता है डायरिया। पेलाग्रा को हम 3D डिजीज के नाम से हम जानते हैं, डायरिया और डिमेंशिया और तीसरा डेथ, यही है ना। तो डायरिया नियासिन की कमी से होता है। हमारे भोजन में भी नियासिन की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। और अगर इन तीनों की कमी से नहीं हुआ है तो ब्लड में अगर यूरिया की अधिकता है, हमारे खून में अगर यूरिया की मात्रा ज़्यादा है तो भी डायरिया हमें हो सकता है। और हो जाता, हो सकता नहीं, हो जाता है। बरसात का मौसम है, अभी आप अस्पताल में जाओ तो अधिकांश लोग तुम्हें किससे मिलेंगे पीड़ित? या तो उनको डायरिया हो गया है या वो बुखार से, सर्दी जुकाम से पीड़ित है। सीजनल, जिसको हम कहते हैं मौसमी बीमारियां, मौसमी बीमारियों से भी पीड़ित ज़्यादा होते हैं। अब हम ये देखते हैं इसका उपचार कैसे करें। हो तो गया डायरिया, बट इसका हम कैसे ट्रीटमेंट लें, कैसे हम जल्दी ठीक हो? तो इसका तो एक उपाय है। सबसे पहला कि जब भी डायरिया हो तो टेक प्रॉपर रेस्ट। एक्सरसाइज मत करिए उस दौरान, व्यायाम बिल्कुल मत करिए। योगा कर सकती हैं, अगर आपकी ताकत है शरीर में तो आप योगा कर सकती हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, गहरी सांस ले सकते हैं, गहरी सांस छोड़ सकते हैं, लेकिन हैवी एक्सरसाइज नहीं कीजिए। रेस्ट करिए, प्रॉपर रेस्ट करिए, क्योंकि बॉडी आपको उठेगा ही नहीं, आपको रेस्ट करना पड़ेगा। और दूसरा है नमक चीनी का घोल लीजिए। घर में अगर इलेक्ट्रोल पाउडर है तब तो आप उसे गर्म पानी को ठंडा करके उसमें इलेक्ट्रोल पाउडर मिला करके पी सकते हैं। लेकिन अगर नहीं है, दूर कहीं जाना है, तो आप घर में ही नमक चीनी का घोल बनाइए। इसके लिए 1 लीटर गर्म पानी लीजिए, थोड़ा सा उसमें नमक डालिए और 1 चम्मच के बराबर चीनी डालिए। घर में नींबू पड़ा है तो 1 नींबू का रस उसमें निचोड़ दीजिए और धीरे 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 करके थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप उसको लेते रहिए। तो नमक चीनी का घोल लेने से क्या होता है कि जितना शरीर से हमारा पानी मल के माध्यम से बाहर निकला है, उतनी शरीर में पानी की पूर्ति हो जाती है। आपको पता है हमारा बॉडी में 66% से ज़्यादा पानी रहता है। पानी निकल जाता है तो हमारी बॉडी भी सूखने लगता है। और साथ के साथ पानी निकलने के साथ साथ सोडियम और पोटेशियम, जो महत्वपूर्ण लवण है हमारी बॉडी के संचालन के लिए, हमारे शरीर के ठीक प्रकार से संचालन के लिए, स्वस्थता के लिए, जो सोडियम और पोटेशियम लवण है उसकी भी कमी हो जाती है। तो इसका पर भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विटामिन सी से भरपूर भोजन लीजिए, विटामिन बी से भरपूर भोजन लीजिए। जैसा भी मैंने आपको बताया, नियासिन की कमी से पेलाग्रा के कारण डायरिया हो जाता है। फिर अधिक से अधिक मात्रा में आप सूप लें, छाछ लें, नींबू पानी का रस लें, शिकंजी लें, तरल पेय पदार्थ लें। और जब आपका लगता है कि स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, तब आप सेमी सॉलिड फूड लें। जैसे चावल को खूब अच्छी तरह से पका करके उसमें थोड़ी नमक और नींबू निचोड़ करके लें। दही चावल खा सकते हैं, खिचड़ी खा सकते हैं, पर दलिया मत खाइएगा। रेसे वाले भोज्य पदार्थ मत खाइएगा। रेसे वाले अगर भोज्य पदार्थ खाएंगे तो डायरिया आपको हो जाएगा। तो बचिए कि रेसे वाले भोज्य पदार्थ हमको नहीं खाना है। और जब स्वास्थ्य ठीक होने लगे तब आप सामान्य प्रकार का भोजन जो आप डेली यूज में खाती हैं वो खाइए, लेकिन चोकर वाला आटा मत खाइए। अगर चोकर वाला आटा खाएंगे तो ये परेशानी आपको हो जाएगी। अब हम यहीं पर अपने वीडियो को विराम देते हैं, वीडियो बड़ा हो जाएगा और मुझे कॉलेज भी जाना है। तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगी कि जब किसी व्यक्ति को डायरिया हो जाए तो उसको किस तरह का भोजन देना चाहिए। फिर मिलते हैं, ओके, बाय।